हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो है ब्राह्मण साम्राज्य की। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी क्लास चल रही है लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके जीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी भी टीचर लाइन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएससी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो जीके जीएस होती है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हर एक दृष्टि से। तो चलिए, आज हमारा है जो ब्राह्मण साम्राज्य, इसके पहले जितनी भी क्लासेस मैंने दी हैं वो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको बता दूं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्या क्या मैंने आपको बता दिया है और क्या क्या बाकी रह गया है। तो देखिए, मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास बता रही हूँ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल बताया। सेकंड क्लास में मैंने आपको सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता बताई है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको जो थर्ड क्लास थी उसमें मैंने आपको महाजनपदों का उदय और जैन धर्म बताया है। फोर्थ क्लास में बौद्ध धर्म, शैव धर्म बताया है। और फिफ्थ क्लास में आपको वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म को बताया है। ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज का उत्कर्ष, सिकंदर, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य बता दिया है। और जो फ्रेंड्स आज की क्लास है, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य से, भारत के यवन राज्य से, शाक से, कुषाण से, गुप्त साम्राज्य, पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश क्या होता है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, और सीमावर्ती राजवंशों का अवैध किस प्रकार से हुआ, और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और आपको हम दोनों लोग मतलब आपस में चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में कराए गए हैं वो मैं आप लोगों को लाइव आकर के मैं आपको करा दूंगी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पुष्यमित्र शुंग जो है, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वो क्या है, ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग था जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, वो किस जाति का था, वो ब्राह्मण जाति का था। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, विदिशा में स्थापित की थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि इंडो यूनानी शासक जो है मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और जो पुष्यमित्र था वह शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। नेक्स्ट कह रहा है भरहुत स्फूर्त का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, देवदूत था, और इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट कह रहा है जो कण्व वंश का अंतिम राजा था वो कौन था, सुशर्मा था। ठीक है, तो देखिए जो शुंग वंश था, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, देवभूति था, और इसकी हत्या कब हुई थी, 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर वो कण्व को वंश की स्थापना की थी। और कण्व वंश की जो अंतिम राजा कौन थे, सुशर्मा हुए। अब देखिए यहाँ पे आ रहे हैं सिमुक। सिमुक जो है ये 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, जो सिमुक आते हैं ये 60 ईसा पूर्व में क्या करते हैं, सुशर्मा जो है जो कण्व वंश की स्थापना किए थे उनको क्या करता है, उनकी हत्या करके और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, जो सातवाहन यानी कि अब आंध्र वंश जो है वो शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। और जो प्रतिष्ठान वान जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्री सातवर्णी, विशिष्ट पुत्री पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, ये सभी कौन थे, ये सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जो सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजस्वी युद्ध किया था। ठीक है, जो सातकर्णी थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 अश्वमेध किया था और 1 राजस्वी युद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सातवाहन शासकों के समय में के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे, हाल और गुड़ाढ्य था। ठीक है, तो गुड़ाढ्य था। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद में हम आपको बताते हैं जो गुड़ाढ्य था, हाल ने गथा सप्तती तथा गुड़ाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और जो सातवाहन था, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो देखिए ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, तो सातवाहन शासकों ने किया था। ठीक है, अब जो सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही
सर्वप्रथम किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत एवं लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। अब सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। ठीक है, सातवाहन में हमें क्या मिलता है? मात्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, जिनके अनुसार क्या था? राजाओं के नाम जो है उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। इसके बाद क्या होता है? जैसे गोमती पुत्र हो गया, वशिष्ठ पुत्र हो गया आदि। लेकिन सातवाहन जो था वो राजकुल पित्रात्मक था। ठीक है, लेकिन जो सातवाहन था वो क्या था? उसका जो राजकुल था वो पित्रात्मक था, मात्रात्मक नहीं था। जो सातवाहन का जो कुल था उसमें क्या था? पिता के नाम से बेटे का नाम रखा जाता था, क्योंकि राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था पुत्र ही होता था। अब सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा था। गोलमिक एक सैनिक था, सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। ठीक, गोलमिक कौन होता था? एक जो सैनिक होते थे, सैनिक टुकड़ी का क्या होता था? प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, तो सातवाहनों की जो महत्वपूर्ण स्थापना कृतियां हैं वो कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सातवाहन राजा ने जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। ओके, तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं भारत के यवन राज्य की। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड, जो सातवाहन था, सातवाहन का जो फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता था? तो वो मात्रात्मक ढांचे फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन जो सातवाहन का राजकुल था वो कौन सा था? पित्रात्मक था। ओके, और जो सातवाहन था वो राजकीय भाषा इसकी क्या थी? प्राकृत थी, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। और सातवाहन शासकों में चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन भी किया था, जो कि कहाँ से आता था? तो ये फ्रेंड्स जो सिक्का मंगाया जाता था वो ये रोम से मंगाया जाता था सिक्का बनाने के लिए। ठीक है, मटेरियल। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये सब समझ में आ गया है। सातवाहन शासकों के समय में जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते थे कौन थे? हाल और गुडार्डे था। ओके, तो सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम भी किया था। तो यहाँ पे आपका जो है फ्रेंड्स ये ब्राह्मण साम्राज्य कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं भारत के यमन राज्य पे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को आज काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के यवन राज्य के बारे में। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदी, यूनानी, साक, पहलव, कुषाण, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इस उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने आक्षुणिक बनाए रखा। एंटियोकस क्या है फ्रेंड्स? एंटियोकस सेकंड के शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, अनेक प्रांत क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, बैक्ट्रिया के विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? डियोडोटस प्रथम ने किया था। डियोडोटस फ्रेंड्स क्या है? डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। तो किन राजाओं ने शासन किया था डियोडोटस के साथ? डियोडोटस प्रथम के साथ डियोडोटस सेकंड आए, फिर यूथिडेमस आए, फिर डेमीट्रियस आए, फिर मिनांडर आए, फिर यूक्रेटाइटस आए, एंटीआलकीडस तथा हार्मीन्स आए। ठीक है, ये सभी नाम जो हैं आपके प्राचीन नाम है, पुराने नाम है, लेकिन क्या जैसे लग रहा है अंग्रेजों के नाम। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो बैक्ट्रिया के शासन डेमीट्रियस ने किया था, और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंदी यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले यहाँ पे देखिए बताए गए हिंदू यूनानी जो है, इसके बाद साक वंश आया, फिर पहलव वंश आया, फिर कुषाण वंश आया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चल रहा था। तो मैं आपको इसी प्रकार से पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको देखिए यूनानी वंश यहाँ पढ़ा रही हूँ, भारत में यवन राज्य का किस प्रकार से ये भारत में आए और उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको शाक वंश के बारे में बताऊंगी, फिर पहलव वंश, फिर कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम कहाँ चल रहे थे? मैं आपको यहाँ बता रही थी कि हिंदू यूनानियों शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो था वो मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी क्या थी? साकल थी, जो आधुनिक में क्या है? सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है मिनांडर ने क्या किया था, नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, मिनांडर ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किससे ली थी, नागार्जुन से ली थी। और मिनांडर के जो प्रश्न थे एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम क्या है, मिलिंद पेंधा अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हिंदू यूनानी जो है भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ करता है, सिक्कों के ऊपर क्या था, उनकी जो है मोहर लगी रहती थी, तो इससे क्या हो सकता है, हिंदू यूनानी जो भारत के पहले शासक हुए थे, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारत में सबसे पहले जो है हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, भारत में जो गांधार कला है इसका क्या है, सर्वोत्तम उदाहरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया था। और चूंकि जो पर्दा यूनानियों की देन है। ठीक है, पर्दा प्रथा जो है फ्रेंड्स, ये किसकी देन है, ये यूनानियों की देन है, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके बाद शाक वंश के बारे में। ठीक है, तो जैसा फ्रेंड्स मैंने भी आपको बताया ना, हिंद यूनानी के बाद हम बात करेंगे शाक के बाद हम बात करेंगे पहलव वंश की, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक वंश हम आपको बताते चलेंगे, किस प्रकार से ये मतलब भारत में हमारे आए और किस प्रकार से उन्होंने काम किया, किस प्रकार से इनका अंत हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यूनानियों के बाद जो शाक आए, यूनानी के बाद कौन आए, शाक आए हमारे देश में। शाकों की जो 5 शाखाएं थी। ठीक है, शाकों की कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी, और हर शाखा की राजधानी क्या थी, भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान और दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो इस प्रकार से प्रथम जो शाक राजा थे वो कौन थे, मुआ थे। ठीक है, प्रथम शाक के जो राजा थे वो कौन थे, मुआ थे। और जो ये थी फ्रेंड्स, शाकों की जो शाखाएं थी वो 5 प्रकार से मतलब 5 शाखाएं में बटी हुई थी, जो कि भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी, जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो शाक हैं, शाक क्या करते थे, मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। किस चीज़ की खोज में भारत आए थे, ये मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में ये क्या करने भारत आए थे, और भारत में आकर उन्होंने 5 शाखाएं के निर्माण भी किया था अपना। ठीक है, अब देखिए 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शाकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, शाकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। ठीक है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। ठीक है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से सबसे अधिक विख्यात कौन हुए, विक्रमादित्य था। शाकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था। लगभग कितने समय तक उन्होंने शासन किया था, 4 शताब्दी तक उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। अब देखिए इसके आगे क्या यहाँ पे कह रहा है कि गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा जो है काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किया इसने। और शाकों का जो सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन प्रथम था, क्योंकि जिसका शासन जो है 130 ईसा से 150 ईसा पूर्व गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने क्या किया, कठियावाड़ा की अर्थ शुष्क सुदर्शन झील यानी कि मौर्य द्वारा जो निर्मित झील थी, उस झील का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन जो था फ्रेंड्स, संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। ठीक है, उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। और सबसे पहला जो संस्कृत का अभिलेख है किसने लिखा था, रुद्रदामन ने लिखा था। भारत के शाक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो मैंने आपको शाक के बारे में बता दिया कि यूनानी के बाद कौन है, शाक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यूनानी के बाद कौन आया? साक आए। साकों ने अपनी जो है 5 शाखाएं फैलाई थी। और कहाँ कहाँ पे फैलाई थी? तो इसकी जो राजधानी थी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग जगह में फैलाया था इन्होंने। जिसको फ्रेंड्स क्या हुआ, इन्होंने जो पहली शाखा में अफगानिस्तान और दूसरी शाखा में पंजाब, तीसरी शाखा में मथुरा और चौथी शाखा में पश्चिम भारत और पांचवी शाखा में उत्तरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किया था। और इसका जो प्रथम शाख का जो राजा था वो कौन था? मुआ था। और ये कहाँ का निवासी था? ये मध्य एशिया का निवासी था। और इसकी जो खोज किसने की थी? चारागाह ने किया था। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, इसी में क्या है, शाकों पर जो विजय के उपलक्ष्य में क्या है, 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत स्टार्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं? विक्रम संवत। ओके। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको हिंदी यूनान बता दिया, शाक बता दिया। अब मैं आपको पहलव बताऊंगी, उसके बाद कुषाण वंश के बारे में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे पहलव के बारे में दिया है थोड़ा सा कि पश्चिमोत्तर भारत में शाकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन थे? गोंडो फर्निस था। और इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। और पार्थियाई लोग का मूल स्थान क्या था? ईरान में था। ठीक है फ्रेंड्स, जो पार्थियाई लोग थे इनका मूल स्थान कहाँ था? ईरान था। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग कहीं ना कहीं से आए तो उनका मूल स्थान जानना जरूरी है कि वो स्थान कहाँ से वो इंसान आया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया शाक कहाँ से आया था, इसका मूल निवासी मध्य एशिया था। और ये भारत इसलिए आया था तो चारागाह की खोज में आया था। ठीक है, इसी प्रकार से सभी लोगों का एक अपना स्थान रहता है और वो वहाँ से दूसरे स्थान पे आते हैं और जिस चीज़ की खोज करते हैं तो उनका नाम क्या होता है? भारत में दर्ज हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुषाण के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट आपका होता है 19th चैप्टर कुषाण। तो पहलव के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? पहलव के बाद कुषाण है, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला जो है वो 5 कुलों में बांटा गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कौन? कुषाण। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कल्फिटियस था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। और इसकी राजधानी जो है वो पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शाक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, कनिष्क जो है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता जो है वो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट हुआ था। और कनिष्क का जो राजवेद था वो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने क्या किया था? चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है, जो चरक संहिता की रचना किए थे वो कौन थे? वो कनिष्क का राजवेद था, जिन्होंने जो थे विद्वान थे जिनका चरक नाम था, उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट है महाविभाष। महाविभाष सूत्र के जो रचनाकार थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। नेक्स्ट कह रहा है कि वासुमित्र पाशर्व नागार्जुन महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क की दरबार की विभूति थी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, आइंस्टीन किसे कहा जाता है भारत का? तो नागार्जुन को कहा जाता है। और उनकी जो पुस्तक थी वो थी माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईस्वी में हो गई थी। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। नेक्स्ट कह रहा है कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि जो है कुषाणों ने चीनियों से ली है। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो था वो कुषाण थे। और कुषाण साम्राज्य में मार्ग पर सुरक्षा का प्रबंध किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात होती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेशम बनाने की जो तकनीकी का आविष्कार हुआ था सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, रेशम बनाने की तकनीकी का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले चीन में हुआ था। और कुषाण राजा जो देवपुत्र कहलाते थे, यह उपाधि इनको कुषाणों ने चीनियों से ली थी। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। देखिए चरक संहिता के बारे में मैंने आपको बताया ना, चरक संहिता एग्जाम में पूछा जाता है। तो कनिष्क के राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? चरक था, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता रही हूँ। तो महाभिभाष जो है सूत्र के रचनाकार वासुमित्र थे और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ओके, आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो भारत के जो फ्रेंड्स यवन राज थे उसमें मैंने आपको हिंद यूनानी, साक, पहलव, कुषाण सभी के बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद स्टार्ट होता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो अब मैं आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बताऊंगी कि उसका उदय किस प्रकार से हुआ और कौन कौन उसके शासनकाल में किस प्रकार से उसका शासनकाल चला। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स आगे है हमारा 20 चैप्टर, यहाँ इसके आगे जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो 3री शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त थे, जो 240 से 280 ईसा पूर्व थे। ओके, नेक्स्ट है श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? घटोत्कच था। घटोत्कच 280 से 320 ईस्वा में हुआ। ठीक है, इसके बाद गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट कौन था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था और यह जो है फ्रेंड्स 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इससे लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है, राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया? उन्होंने विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण कर ली थी। किसने फ्रेंड? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ कह रहा है गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी वो कौन था? समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ओके, इसके बाद इसने आर्यवर्ता ने 9 शासकों और दक्षिणावर्ता के 12 शासकों को पराजित किया था और इन्हीं विजयों के कारण इसे क्या हुआ? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको फ्रेंड? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशासित लेख की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण की थी फ्रेंड्स? तो वो किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, तो इसके आगे देखिए फ्रेंड नेक्स्ट कह रहा है समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? तो विष्णु भगवान का उपासक था। जो मैंने इसके पहले आपको जो शैव धर्म और विष्णु धर्म बताया था, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने आपको विष्णु धर्म और शैव धर्म के बारे में बताया था। विष्णु धर्म का जो उपासक फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, तो वैष्णव धर्म था उसके विषय में जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती थी। ठीक है, और इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ था। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण देवता को माना जाता था, जो वैष्णव कबीला के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा माना जाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो इसके आगे फ्रेंड्स में देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसमें कितनी तीलियां थी? तो उसमें 6 तीलियां थी। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो मैं विष्णु भगवान के बारे में आपको बता दिया। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था, विष्णु भगवान का। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादना करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ओके, नेक्स्ट कह रहा है जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री था वो फहियान भारत आया था। फहियान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री के साथ फहियान आया था। और शाकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे। और चंद्रगुप्त सेकंड का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईसा पूर्व हुआ। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त ने करवाई थी। नालंदा का विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड्स उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी जो है वो स्कंद गुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ और स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया।
स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था और स्कंदगुप्त ने शासन में ही हुड़ों का आक्रमण शुरू कर हो गया था। ठीक है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी उसे देश कहा जाता था, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूति थी जिसके शासक क्या कहलाते थे? उपरिका कहलाते थे। ठीक है, उपरिक कहलाते थे। नेक्स्ट, भुक्ति के जो नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख क्या कहलाते थे? विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक कहलाता था। नेक्स्ट कह रहा है पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक है, जो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी थे उनको चाट और भाट कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, और ग्राम का प्रशासक जो है वो ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था वो ग्रामीण कहलाता था, और अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महांतर कहलाते थे। ओके, यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? ये मैं आपको बता रही हूँ गुप्त साम्राज्य के बारे में। ओके, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है जो ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई होती थी उसको पेठा कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त शासक जो है वो कुमार गुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख करते थे। तो गुप्त शासक में जो कुमार गुप्त थे वो क्या करते थे? वो ताम्रगुप्त के भूमि जो थी उसकी बिक्री संबंधित क्रियाकलापों का उल्लेख किया करते थे, और उस समय जो भू राजस्व था उसका कुल उत्पादन का जो 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, जैसे क्षेत्र के आधार पर कृषि योग्य भूमि थी, और वास्तु के आधार पर जो भूमि थी उसको वास करने योग्य भूमि कही जाती थी। उसके बाद जो चारागाह योग्य भूमि थी उसको क्या कहा जाता? उसको पशुओं के चारा योग्य भूमि कही जाती थी। उसके बाद जो सील भूमि थी उसको ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता अपराहत भूमि ऐसी हुआ करती थी जो भूमि जो जंगली होती थी। ठीक है, अब गुप्त कालीन के जो प्रसिद्ध मंदिर थे कौन कौन से थे इसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल में फ्रेंड्स देखिए कौन कौन सी मंदिर जो प्रसिद्ध थी। तो पहली थी तो आपकी विष्णु मंदिर जो कि तिगवा यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में। सेकंड जो मंदिर हुआ करता था वो शिव मंदिर हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करें फ्रेंड्स, गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से थे। उसके बाद आपका शिव मंदिर हुआ करता था जो भूमरा नगौदा मध्य प्रदेश में था। नेक्स्ट है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर जो फ्रेंड्स वो नैना कुठार मंदिर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट था दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो फ्रेंड्स है देवगढ़ यानी कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट है शिव मंदिर। शिव मंदिर जो फ्रेंड्स है खो यानी कि नदोहा मध्य प्रदेश में था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर में हुआ करता था जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर में है और ईंटों द्वारा निर्मित है भीतर गांव में। ओके, नेक्स्ट है सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए किस चीज का उपयोग किया, किस यंत्र का उपयोग किया जाता? रहट का या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट कह रहा है श्रेणी के जो प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में जो सबसे अधिक व्यापारिक केंद्र था महत्वपूर्ण वो कौन सा था? तो वो उज्जैन कहलाता था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है गुप्त साम्राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा जाता है। ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। इसके आगे हम लोग बढ़े तो गुप्त राजाओं की जो सर्वाधिक मुद्राएं थी, मुद्राएं जारी की गई थी उस टाइम पे, और इनकी जो मुद्राएं थी उसका जो अभिलेख उसको क्या कहा जाता? दिनार कहा जाता था। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो कयस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो यज्ञ वल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कयस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो अशोनम स्मृति से मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है विंध्य जंगल में सरब जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जंगल में जो सरब जाति के लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? अपने देवताओं को मांस चढ़ाया करते थे। ठीक है, और फिर पहली बार क्या हुआ, किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त में एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें क्या होता था, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती होने का उल्लेख मिला है। सती मतलब आप फ्रेंड समझ रहे हैं, जब किसी का पति मर जाता था उसके साथ उसकी पत्नी को भी बैठा के चिता में आग लगा दी जाती थी। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणी कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आप सभी को। यहाँ पे देखिए जो गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणी और जो वृद्ध अवस्था में वेश्याएं थी उनको क्या? कुटनी कहलाता था।
नेक्स्ट कह रहा है गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। और विष्णु का जो वाहन हुआ करता था, तो क्या हुआ करता था फ्रेंड्स, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का चिन्ह था। ठीक है, राज चिन्ह था। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ था। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया। देवगढ़ जो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बताना, देवगढ़ जिला यानी कि ललितपुर का दशावतार मंदिर जो है यह बेतवा नदी के तट पर स्थित था। ओके, समझ में आप सभी को। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जो भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से एक बार सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा 2 बार सुनिएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि जितना मैं आपको बता रही हूँ इससे अलग आपको कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, जीके जीएस रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है अजंता में निर्मित जो है कुल गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 शेष हैं। ठीक है, जिनमें गुफा संख्या जो है 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। और इसमें जो है गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसित किया गया है, जबकि गुफा 17 जो है उसमें चित्र को चित्रशाला कहा गया है। ठीक है, चित्रशाला कहा गया। और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवनी, महाभिनिष्क्रमणीय एवं महान परिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्घाटित किए गए थे। ठीक है, इसके बाद आती है जो फ्रेंड्स आपके अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है फ्रेंड्स इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। और गुप्त काल में जो निर्मित अन्य गुफा, बाघ की गुफा, जो बाघ जैसे जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। नेक्स्ट कह रहा है चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? कालिदास थे। इसके बाद कह रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले जो आयुर्वेदाचार्य थे वो कौन थे? धन्वंतरी थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि बाइबिल के बाद इसका स्थान जो है दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया था। पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणास, उसके बाद है अपरिछकारित्व। ठीक है, अपरिछकारित्व है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 प्रकार से जो पंचतंत्र था इसको बांटा गया था। ठीक है, ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी थी। और कब लिखी गई थी फ्रेंड्स? गुप्त काल में लिखी गई थी। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, और इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने बताया था? कि आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में ये वर्णन किया गया। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले जो प्रमुख विद्वान थे बराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले जो प्रमुख विद्वान थे कौन थे? तो बराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ये 3 लोग थे। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है पुराणों की वर्तमान रूप में जो रचना है वो गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। और संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ठीक है, संस्कृत क्या थी? गुप्त राजाओं की जो है सांस्कृतिक भाषा थी। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता? रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है गुप्त काल में ही हुई है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है मंदिर बनाने की जो कला का जन्म है वो गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास जो है वो गुप्त काल में ही हुआ है। त्रिमूर्ति का विकास जो है फ्रेंड्स गुप्त काल में इसका बताया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि गुप्त काल जो है, गुप्त काल लैंगिक साहित्य की सृजनता के लिए स्मरणीय है। और भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भास के जो 13 नाटक है वो किस काल के हैं? वो इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक जो है, जिससे फ्रेंड मृच्छक कटिकम जो है या माटी की खिलौना गाड़ी जिसे निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, जो ब्राह्मणों के साथ वेश्या का प्रेम है ये क्या फ्रेंड्स है? ये प्राचीन नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कालिदास के बारे में। तो कालिदास की जो कृति थी अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में जो फ्रेंड्स बताया गया है राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा बताई गई है, जिसमें प्रथम भारतीय रचना है। ठीक है, ये क्या है? प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता।
ठीक है। ऐसी दूसरी रचना क्या है, भागवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी थी, वो बाइबल के बाद इसका क्या है, दूसरा स्थान रहा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। और देखिए इसमें जो है संस्कृत जो है वो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ठीक है, और इसमें क्या क्या बताया गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मंदिरों का भी उल्लेख किया गया, जैसे विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, भीतर गांव में जो मंदिर बना है ईटा वाला मंदिर, ईंटों द्वारा निर्मित, वो सब मंदिरों का जो निर्माण मिला है फ्रेंड्स। और इसमें जो अंतिम राजा था, जो गुप्त शासक का अंतिम राजा था, वो कौन था फ्रेंड्स, विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ है, बहुत सी चीज़ें देखने को मिली है जो हमारे सांस्कृतिक की उपलब्धियों का कारण बना है। तो इस वजह से भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, गुप्त काल को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, आपको बताएंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में मैं आपको बताऊंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं चलती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, उसको एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है 21 चैप्टर है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में क्या हुआ है फ्रेंड्स, तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जो कि वर्तमान में थानेश्वर नामक स्थान में है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। ठीक है, जो प्रभाकर वर्धन था वो इस जो ये पुष्यभूति वंश में बता रही हूँ, इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता भी माना जाता है और इस प्रथम प्रभावशाली शासक था। ठीक है, इसका क्या था, प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने क्या किया था, परम भट्टाकर और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। ओके,